Good morning, student. We are going to start new topic in the same chapter, chemical kinetics. Student, previous क्लास में पढ़ाने के बाद हमने कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन आज पढ़ानी है. लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हम पहले भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं 11th में, और वहां बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे. ठीक उसी को रिकैप करते हुए हम यहां लाए हैं. थोड़ा इसका ब्रीफ किए हैं और इससे हमको रेट लॉ में, रेट लॉ भी पढ़ा हुआ आपका, लेकिन रेट लॉ भी हम ब्रीफ किए हैं ताकि हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होता है इस चैप्टर में. तो हम कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने डिफाइन भी कर दिया. सब डेफिनेशन आपको मालूम है. इट स्टेट्स दैट, जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है. मास एक्शन है. लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिफाइन किए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. ध्यान से देखिएगा, रेट लॉ को हम डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विथ द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की चर्चा खूब किए थे हम लोग 11th में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में किए थे, है ना, और कई जगह हमको इसका यूज करना पड़ा था. इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी यूज करे थे हम लोग. तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विथ द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम दिखाने के लिए हमने लिखा एक एग्जांपल में, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गोज टू एक्स एक्स वाई वाई. अब आप सभी जानते हो कि यह इस तरफ से इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. वहां हमने पढ़ाया था 11th क्लास में वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब वेलोसिटी ऑफ उसको फॉरवर्ड हम VF से वहां लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड, और वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड के लिए हम VB का प्रयोग किए थे. पूरा डिटेल्स वहां बताए थे हम, लेकिन हम यहां थोड़ा चेंज कर दिए क्योंकि हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा, तो इसलिए RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर A, यानी कि इसका पावर चला गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला गया, A B का पावर B. हम इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो RF इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट डालेंगे और इसको हम KF लिख के ऐसे उतार देते हैं. सिमिलर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमने क्या किया हुआ है, RB लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब x टू दी पावर x, y टू दी पावर y, ये सेकेंड इक्वेशन बना दिए. तो स्टूडेंट, एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल टू RB, ये जो दोनों जब बराबर होगा तो यह क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा. तो हम RF का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किए और RB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, तो हम लिख सकते हैं, ये नया वर्ड आया KC, लेकिन आपके लिए पुराना वर्ड है KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF बाई KV, और इसका जो वैल्यू था हमने यहां लिख दिया. अब हम लिखेंगे तो हमने नीचे भी लिख दिया है KC इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन बट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. तो ये सब जो फंडामेंटल इसका पार्ट है जो आपको पढ़ना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझने के लिए और आगे का टॉपिक समझने के लिए. Then student, we have new topic in the same chapter, rate law. But आपके लिए कोई नया नहीं है, आपने रेट लॉ भी पढ़ा हुआ है.
हमने इसको थोड़ा ब्रीफ किया है यहां पर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इसमें टर्म में लाते हैं, इस तरह से टर्म में लाते हैं, उसको हम रेट लॉ के नाम से जानते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको हम रेट लॉ में, तो टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ये टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ। यहां पर अगर इसको पावर में लगते तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका कोई कोएफिशिएंट डालेंगे तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखना क्या कहलाएगा, रेट लॉ कहलाएगा। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है कि इन द रेट लॉ पावर मे और मे नॉट बी सेम, पावर सेम नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। इन द रेट लॉ पावर मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे इसमें जो भी था आपको, इसमें जो भी था आपको वही लिखना पड़ा था पावर में, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। कह रहा है कि इन द रेट लॉ पावर may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactant in the balanced chemical equation। एग्जाम्पल में भी हमने दिखा दिया, इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए इसमें। अब हमने लिखा हुआ है A B V goes to C D D, लेकिन हम रेट हम लिखते हैं तो रेट इक्वल टू हम K और A का पावर होना चाहिए इसके हिसाब से स्मॉल a, लेकिन हमने x लिखा, अब b का पावर y लिखा। यहाँ x और y क्या है, x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू द a एंड b, यानी कि x और y कोई जरूरी नहीं है a और b के बराबर हो जाए। तो इसमें और इसमें ये अंतर है। यहाँ भी k क्या है, रेट कांस्टेंट है, जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं और स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इफ स्टूडेंट रेट कांस्टेंट इज डिफाइन करना है, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, यानी कि सारे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट का जो लिया जाएगा वैल्यू, वह 1 लिया जाएगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसको पढ़ने के बाद हमें, अगर हम कहते हैं कि इसके बाद का क्या टॉपिक होगा, तो इसके बाद का एक छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड मॉडल ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से भी थोड़ा इंपॉर्टेंस है। वो क्या है, रेट डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये दोनों का अंतर आप लिखेंगे, आप दोनों का अंतर जब लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है, और इसके बाद हम फिर आगे का टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जब या तो आप खुद लिखेंगे फिर, या हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देंगे। अब इसके बाद जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक बढ़ता जाएगा। सो प्लीज आप घर पर इसको सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमें आगे का टॉपिक समझाना और आसान हो जाए। और आज के लिए थैंक